जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 2 फरवरी यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 4 महीने और 3 दिन बाकी हैं। पिछले 2 दिन से मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं बनाए क्योंकि 2 दिन से एक ही रोना धोना चल रहा है। 31 जनवरी को आया इकोनॉमिक सर्वे और 1 फरवरी को आया ये बजट, तो पूरा दिन वही सब चलते रहता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दोनों की क्विक समरी ले लेंगे ताकि आप ये अलग अलग जो प्राइवेट मॉक टेस्ट देते हैं उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाए उसे हैंडल कर पाएँ, और इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए तो उसके लिए भी अपने पास चीज़ें रहनी होनी चाहिए कि नए बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला। तो ये एक क्विक समरी वीडियो है। ये जो यूपीएससी के बाबू सोने होते हैं उनको गलत फहमी होती है। गलत फहमी ऐसी कि मुझको इंटरव्यू में पूछेंगे और आधा घंटा मुझे बजट पर कंटिन्यूसली बोलने को कहा जाएगा, और इसलिए ये 2 फरवरी को जो न्यूज़पेपर आया था उसमें 500 जात की जो कॉलम दी गई है आज बजट के बारे में, उस पर पीएचडी करनी जरूरी है। सारा ज्ञान मुझे इंटरव्यू पैनल के सामने प्रदर्शित करना है, तो आपको ऐसा कोई मौका मिलने वाला है नहीं। कोई भी ये जो सब इंटरव्यू होते हैं, आप अकेले नहीं, उसको और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेने होते हैं। तो 2-3 मिनट आपको कुछ पूछ, लेटेस्ट बजट में क्या था, यू विल स्पीक फॉर 2-3 मिनट्स, फिर वो उसका कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पूछे, फिर कुछ और मुद्दे में चला जाए, तो उतनी अपने को क्विक समरी होनी चाहिए। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे कि ये बजट में मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के बारे में क्या बोला, टैक्सेशन, सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट के बारे में क्या बोला, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे प्रमोट करेगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या। सारे मुद्दे हम नहीं देखेंगे, सिर्फ चुनिंदा चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए फॉर सम सिंपल एमसीक्यूज एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करें मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, और उसमें मनी में डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे नॉन फंजिबल टोकन्स, ये सब आप खरीदते हैं, इसमें आप मुनाफा कमाते हैं, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। और आप ऐसा जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए 1% टीडीएस भी लगेगा। फिर ऐसा आपने कुछ खरीदा बेचा, एक जगह प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ, तो लॉस को प्रॉफिट के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। वो मामला क्या है वो भी हम देखेंगे डिटेल में। Win22 सीरीज जो 8 फरवरी से मैं फ्री सीरीज डिटेल में ये सब कवर करूंगा। अभी तो क्विक समरी ले रहे हैं। ओके, तो बिटकॉइन वगैरह पर क्या 30% टैक्स लगे, और कोई आपको गिफ्ट में भी देता है तो भी आपको फिर उस पर वो आपके लिए टैक्सेबल हो सकता है। दूसरी बात ये, कई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो ऐसा अभी आरबीआई करेंसी नोट कैसे छापती है, प्रिंटर पर इंक, पेपर, ये स्याही कागज यूज करके, जिसमें हजारों करोड़ का खर्चा है। उसकी जगह क्यों ना कंप्यूटर पे कमांड देकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से रुपी को डिजिटल स्वरूप में जारी किया जाए। तो फिर आरबीआई, मान लीजिए भारत सरकार उससे लोन में पैसा ले रही है 1 लाख करोड़ रुपए, तो कंप्यूटर पे कमांड दे दे और पेपर फॉर्म में नहीं डिजिटल फॉर्म में पैसा चला जाए। उसी तरह ये सब बैंक वाले आरबीआई से रेपो रेट में जो लोन लेते हैं वो सारा पैसा डिजिटली चला जाए। तो इससे फ़ायदा क्या है, एक तो सस्ते में पूरा मनी सर्कुलेशन हो पाए और उसको ट्रेस भी करना आसान हो जाए, तो ब्लैक मनी, काले धन से लड़ सकते हैं। तीसरा मुद्दा है पोस्ट ऑफिस। मित्रों, ये अलग अलग बैंकों में कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हर बार आपको हर छोटी चीज़ के लिए ब्रांच पे जाने की ज़रूरत नहीं। आपको घर बैठे पोर्टल पे लॉगिन करो, बैंक बैलेंस मिल जाए, पैसा ट्रांसफर कर सको, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब। लेकिन जो अंग्रेजों के ज़माने से जो पोस्ट ऑफिस सेविंग सिस्टम चल रही थी, उसमें जो गरीबों के खाते होंगे वो ये सारा डिजिटल नेटवर्क के साथ वो अभी टोटली इंटीग्रेटेड नहीं। अलग से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। हम यहाँ बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स की। तो वो वाले लोगों को भी ये सब नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का मजा मिले, इसलिए पोस्ट ऑफिस में भी कोर बैंकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। और चौथा, ये सब कंपनियां दिवालियापन दिखाती हैं, तो फिर उसके लिए एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वहां पर, लेकिन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मतलब अनिल अंबानी भारत में लोन नहीं चुका पाए तो हम लोग क्या उसकी अमेरिका की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, या अमेरिका वाला भारत में किसी अमेरिकन बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी जब्त कर सके, ऐसा कुछ खेल हो सके, उसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। उसके लिए इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे आईबीसी कोड में। तो मनी, बैंकिंग, लोन देखा, फाइनेंस, और शेयर मार्केट में क्या, शेयर मार्केट पर क्या असर है बजट की। तो मेटल सीमेंट कंपनियों के शेयर प्राइस चढ़ गए, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने ढेर सारा पैसा खर्च करने की बात की, तो स्वाभाविक है ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो इन्वेस्टर्स को लगता है इसका अच्छा प्रॉफिट और रिजल्ट आएगा, तो हम अभी से इन्वेस्ट कर लेते हैं। मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस में जाने लायक ये चीज़ थी। ऑफकोर्स इसमें देर आर मेनी फाइनर नुआंसेस, मोर डिटेल्स, आगे पीछे का अपने को पता होना चाहिए करंट एंड कंटेम्पररी इशू क्या थे, वो सब फ्री में कवर करने के लिए 8 फरवरी से मैं शुरू कर रहा हूँ Win22 सीरीज़। उसका
रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड monal.org। तो मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस देखा। अभी आगे का मुद्दा है टैक्सेशन, सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट पे क्या बोला बजट। देखिए बजट क्या है, फ्रेंच शब्द बुगे से आया, लेदर बैग में पेश किया जाता था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। असल में 3 दस्तावेज देने हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल कितना पैसा आया गया, अगले साल का अपना क्या पैसा आने जाने वाला है, फाइनेंस बिल मतलब विधेयक, बिल मतलब होटल वाला बिल नहीं, बिल मतलब विधेयक, जिसको वो पास कराएंगे तो फाइनेंस एक्ट बनेगा, तो सरकार को पावर मिलेगा कि जनता से वो टैक्स ले सके। तीसरा डॉक्यूमेंट उनको पेश करना है अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा खर्च करने के लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, तो कैसे लोगे, बिल पेश करो, वो पास हो तो एक्ट बने और पैसा खर्च कर सको। तो वैसे तो ये लेदर बैग में पेश करते थे, फिर निर्मला सीतारमन आई तो ऐसा ये जो लाल रंग का कपड़ा होता है उसमें जो व्यापारी अपने दस्तावेज रखते थे वही खाता, उसमें एक कागज़ वो रखे हैं। लेकिन फिर ये कोरोना आया और उसके बाद से अब पेपरलेस मतलब डिजिटल तरीके से सैमसंग टैबलेट में वो पीडीएफ फाइल पढ़ के दिखा, ऐसी बात चल रही। हाँ तो अभी हम आते हैं कि बजट। इंटरव्यू में एक घिसा पिटा प्रश्न कई बार आ सकता है कि बजट में क्या है और खासकर टैक्स रिलेटेड प्रोविजन क्या है। तो देखिए बजट दिखता कैसा है, रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट होता है। तो दोनों की जगह पर होगा थोड़ा इनकम यानी रिसीट और थोड़ा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखें रेवेन्यू, सब टॉपिक रिसीट, और वहाँ टैक्सीज, तो डायरेक्ट टैक्सीज जैसे कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, जनता की आमदनी पे लगने वाला इनकम टैक्स आयकर, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सीज परोक्ष कर भी हो सकते हैं, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम वगैरह। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रोविजन है। सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर, सब टॉपिक इनकम टैक्स, आयकर। तो कितना लगता है वो डिपेंड करता है, आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो उस पर 5%, 20%, 30% लग सकता है। वो कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ये पुराने स्लैब हैं 5, 20, 30। गिनते कैसे हैं इंटरव्यू में आपको नहीं पूछेंगे कि कागज़ पे गिन के दिखाओ, सिवाय कि सीए किया है, बीकॉम किया है तो आपको पूछे, अदरवाइज यू कैन सिंपली से 5, 20, 30, वो समझ जाएगा। ये पुराने स्लैब है, मतलब मान लीजिए आपके पास 9-10 लाख रुपए की इनकम है, उसमें से आपने ये LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, ये सब जो इन्वेस्ट किया हो, थोड़ा पैसा आपको माफ मिल जाएगा, डिडक्शन, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद की जो रकम बचे इस पर 5, 20, 30 लग सकता है। दिस वॉज ओल्ड सिस्टम। नई सिस्टम जो 2020 बजट से है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल स्लैब, वैकल्पिक, वो ऐसा कि आपकी अगर टैक्सेबल इनकम बाकी आपकी जो ग्रॉस इनकम है निकली 9 लाख 10 लाख जो भी, उसमें आप ये सब LIC, NPS ये सब माइनस मत लो, डिडक्शन मत लो, तो आप पर थोड़े कम स्लैब लगेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 वगैरह। उससे क्या फ़ायदा नुकसान होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हम पढ़ने इधर नहीं बैठेंगे, हमें इंटरव्यू में बोलने के लिए 2 लाइन चाहिए तो ये हो गई। अच्छा, ये सब जो आप इनकम टैक्स भरे इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, जवाब यहाँ लगेगा। अगर आप अमीर आदमी हैं, 2-3 करोड़ की आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो जो आप इनकम टैक्स भरते हैं उस पर सरचार्ज लगेगा, तो जवाब है सरचार्ज भी लगेगा। अब ये सब का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया, विन 22 सीरीज में आराम से पढ़ेंगे। हाँ तो हमें जानना क्या है, इनकम टैक्स में क्या किया, तो जवाब है स्लैब में कोई चेंज नहीं किया, यानी 5, 20, 30 वो भी जारी है, और ऑप्शनली जिसको डिडक्शन नहीं लेना हो तो ऑप्शनल सिस्टम भी जारी है। हालांकि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के पेरेंट गार्डियन उस PH पर्सन के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो उसका वो जितना इनकम मतलब जितना पैसा खर्च किया उसकी टैक्सेबल इनकम में वो माफ़ होना चाहिए, उसमें कुछ सुधार किए गए। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई NPS सिस्टम में अपनी सैलरी का कुछ पैसा कटवाते हो तो उसको कितना उसमें से डिडक्शन मिले उस पर कुछ माफ़ी दी गई। क्या माफ़ी दी गई, अपने लिए काम की नहीं, अनलेस यू हैव डन CA और फिर इंटरव्यू दे रहे हैं तो बात अलग है। तो इनकम टैक्स में जानने लायक क्या था इतना, और मिडिल क्लास वगैरह की शिकायत क्या है कि हमको कुछ माफ़ी नहीं मिली वगैरह। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर कंपनियों के मुनाफे पे लगता है। तो उसमें भी द स्लैब्स आर अनचेंज, मतलब स्टार्टअप कंपनी तो 0%, स्टार्टअप कंपनी की स्थापना हुई हो तो 10 साल के भीतर में कोई भी 3 साल उसको 0% टैक्स उसके प्रॉफिट पे। दूसरा, कोई एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है जो स्टार्टअप नहीं है तो उस पर कितना लगे, 15 to 22%। और फॉरेन कंपनी होती वो 15 to 22%, वो किस हिसाब से कि आपने कौन सी तारीख से शुरू किया, 1 अक्टूबर 2019 वगैरह एंड सो फॉर्थ। एंड लास्टली फॉरेन कंपनी हो तो उसके इंडिया के प्रॉफिट पर 40% अब इसमें मतलब नया क्या है, तो कॉरपोरेशन टैक्स उसमें नया ये
कि स्टार्टअप को मैंने आपको बताया 3 साल तक 0% टैक्स, और अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने रजिस्टर की है और आप उसका काम देख रहे हैं तो उसके प्रॉफिट पे 15%। ये तो था ही, लेकिन ये जो शब्द है न्यूली रजिस्टर्ड, तो न्यूली मतलब कौन सी तारीख तक? 2021 तक रजिस्टर करवा दिया उन सबको, 2023 तक रजिस्टर करा दिया उन सबको। तो वो न्यू जो शब्द है, रजिस्ट्रेशन शब्द है, उसकी अंदर थोड़ी एक्सटेंशन की गई। दूसरा, ये जो अलग अलग कंपनी होती है तो उसको टेलीविज़न बेचने पर मान लीजिए 50,000 रुपये मिले, तो क्या 50,000 रुपये पर इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स भरना है? नहीं, उसमें से उतने अपने सारे सब अलग अलग कॉस्ट माइनस करने होंगे कि स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। उसके बाद जो उसका प्योर प्रॉफिट आया उस पर ये अलग अलग स्लैब लगते हो। अब ये जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसके ऊपर भी सब सेस सरचार्ज लगते थे, और कुछ बार कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि वो जो सेस या सरचार्ज भरा है कंपनी ने, वो भी उसको बिजनेस एक्सपेंस के रूप में माइनस करने दो। जैसे आपने टेलीविज़न सेल किया और उसमें 50,000 रुपये मिले, और आप अपने स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हैं वो आप माइनस करेंगे, मेरा बिजनेस का ये सब कॉस्ट प्राइस और खर्चे थे और बाद में मेरा इतना प्रॉफिट है। तो कुछ कोर्ट जजमेंट में ऐसा बोला था कि सेस को भी बिजनेस एक्सपेंस के रूप में माइनस करने दो, फिर जो बचे उस रकम को प्रॉफिट मानो और उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगे। तो वो सब में सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सेस सरचार्ज वगैरह लगेगा, वो कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवाई, मतलब ये गूगल, फेसबुक वगैरह डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कंपनी भारत से पैसा कमाती थी, टैक्स नहीं देती थी, उन पर एक अलग टैक्स लागू किया गया था, गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवाई। तो इसमें लेटेस्ट बजट में क्या बोला? तो कुछ बोला नहीं, लेकिन असल में होने क्या वाला है मित्रों, ग्लोबल मिनिमम टैक्स आने वाला है। तो ये फेसबुक, गूगल वगैरह पर अलग से वो जो इधर उधर टैक्स अवॉइडेंस करते थे उसकी जगह उनको टैक्स भरना पड़े कम से कम 15%। जब ये वाली चीज़ लागू होगी तो फिर भारत सरकार ने ये गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवाई को रद्द करना होगा, क्योंकि उसको ये 15% टैक्स वाले में से मजे मिलेंगे। ऐसा अमेरिका और बाकी सब देशों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं। तो अभी नए बजट में तो कुछ बोला नहीं। फिर होता है ऐसी कंपनियां जो अपना प्रॉफिट बोलती है मेरा प्रॉफिट जीरो है, तो उनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भरना पड़ता है। उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या ईएमटी ऐसा कुछ भरना पड़ता है। अब उसके क्या परसेंटेज थे उसको कुछ चेंज किया गया, कम किया गया, ताकि यूपी पंजाब इलेक्शन से पहले उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जो नेता लोग हो वो थोड़े खुश रहे। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड पर लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन वो तो कुछ बजट पहले ही अबॉलिश हो गया। अब तो डिविडेंड जिसे मिले वो शेयर होल्डर की वो टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा, और उस हिसाब से 5, 20, 30% के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा उस पर। शेयर बायबैक टैक्स, उस पर एग्जाम में जाने लायक कुछ नहीं। कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब आपने ये मकान, गोल्ड, शेयर मार्केट, शेयर बॉन्ड वगैरह कुछ खरीदा हो, पैसा इन्वेस्ट किया, फिर आप उसको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। अब उसमें ऐसा कि बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनियों के इन्वेस्टर होंगे, उन्होंने भी एक प्रकार से स्टार्टअप कंपनी का शेयर खरीदा है, फिर वो किसी और को बेचेंगे, उसमें उसको प्रॉफिट होगा। उसी तरह बड़े बड़े ये फॉरेन इन्वेस्टर के कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, तो उस पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगता था, और कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर भी जो सेस सरचार्ज वगैरह लगते हो, तो सरचार्ज में कुछ रिलीफ दी गई है। क्या रिलीफ दी गई हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इंटरव्यू में आपको पूछे आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे और उसको दिमाग में उतर भी नहीं पाएगा। सो सिंपली इन वन लाइन, ओके सम रिलीफ गिवन। फिर ये बिटकॉइन, वर्चुअल डिजिटल एसेट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको प्रॉफिट होता है, 30% टैक्स लगे। इनकम टैक्स में क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर ये शेयर बॉन्ड वगैरह आप जो खरीदते हैं तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। इसी तरह कमोडिटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगे, लेकिन उसमें कुछ जानने लायक नहीं। टीडीएस, टीसीएस वगैरह में क्या, ये बिटकॉइन वगैरह आपने खरीदा तो उस ट्रांजेक्शन पे 1% टीडीएस लगे। उसके अलावा बिजनेसमैन अपने सेल्समैन को कुछ प्रमोशन और मार्केटिंग का रिवॉर्ड देता हो, इनाम देता, उस पर लगे, पर वो सब अपनी एग्जाम के लिए काम करें। हाँ, तो ये हुआ, बात हुई कुछ टैक्सेस की। फिर उसमें और क्या, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, करदाताओं का उत्पीड़न कम हो। तो अपडेटेड रिटर्न सिस्टम, मतलब आपने इस साल का इनकम टैक्स सब बड़ा फॉर्म में लिख दिया, मेरी इतनी इनकम थी, लेकिन उसमें कुछ एरर रह जाए, आपने एक आध इनकम छुपाई हो या आपको याद ही ना आई हो, तो अगले 2 साल में आप वापस से अपडेट करके, नहीं मुझे उस दिन गलती हुई थी तो ये मेरा अपडेटेड रिटर्न फॉर्म है और मैं उस हिसाब से ये थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देता हूँ, ऐसा करने की सुविधा दी जाएगी। दूसरा, लिटिगेशन मैनेजमेंट में कुछ सुधार, कि एक ही प्रकार के मामले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हो, तो ऐसा ही नया कोई मामला आए तो इनकम टैक्स वाला उस पर अपील में जाए कि नहीं जाए, उसके कुछ सुधार किए गए। और वो क्या, हम
इंटरव्यू पे आपको पूछे आप उतना समझाने की वो टाइम लिमिट आपके पास रहेगी नहीं, नीड नॉट वरी, बस सिंपल कि हाँ लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए कुछ सुधार किए। जीएसटी में क्या सुधार किए? हाँ तो हम अब बात करें बजट का रेवेन्यू पार्ट, रिसीट, डायरेक्ट टैक्स तो खत्म, इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें जीएसटी। जीएसटी में कोई सुधार हो नहीं सकता, इसका कारण कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अलग से जीएसटी काउंसिल है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का खुद से कुछ ज़्यादा बोलना होता नहीं इसमें। वो सिर्फ उसमें मंथली कलेक्शन में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम हो रही है और घी दूध की नदियाँ बह रही, दैट टाइप ऑफ थिंग्स शी कैन से, शी कैन नॉट चेंज द जीएसटी परसेंटेज। सपोज मोबाइल पे लगता हो 18%, वो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग करनी पड़े, यूनियन स्टेट सब लोग वोटिंग करें, मेजोरिटी से डिसीजन ले। एक्साइज पे क्या? अब वैसे तो जीएसटी आने पर अलग अलग गुड्स पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी रद्द हो गई, लेकिन ये पेट्रोल डीजल वगैरह चुनिंदा चीज़ों पर जारी है। इसमें नया ऐसा बोला कि अगर कोई पेट्रोल डीजल अनब्लेंडेड होगा, मतलब उसमें बायोमिथेनॉल वगैरह ऐड नहीं किया होगा, तो ऐसे पेट्रोल डीजल वगैरह पर 2 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। लेकिन उसमें बायो इथेनॉल वगैरह ब्लेंडिंग किया होगा तो ये 2 रुपये वाली एक्स्ट्रा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे फ़ायदा क्या? एक तो जितना इथेनॉल बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो तो हमें बाहर से क्रूड ऑयल कम मंगवाना पड़े, या अपने शुगर केन राइस और दूसरे जो भी जेट्रोफा वगैरह से बनाया हो वो यूज़ कर सके, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाए, और ब्लेंडिंग करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो सब प्रदूषण वाली वायु प्रदूषण को भी हम लड़ सकते हैं। फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। तो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम करेंगे, खासकर ये डायमंड इंडस्ट्री वगैरह को थोड़ी मदद मिली। बाहर से अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करें, जैसे स्विट्जरलैंड में बनाई छतरी भारत में हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया की खुद की देशी अम्ब्रेला नहीं खरीद रहे हैं, तो ऐसे इंपोर्टेड छतरियों पर 20% टैक्स लगे बढ़ाया गया, ऐसे कुछ बात, टू एनकरेज द स्वदेशी इंडस्ट्री। उसी तरह कई बार हमें अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए नया मशीन मंगवाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नया बुलडोज़र मंगवाना है, भारत से भी खरीद सकते हैं, अमेरिका से भी मंगवा सकते हैं। तो पहले ये होता था कि ऐसे कैपिटल गुड्स एंड मशीनरीज उसे इंपोर्ट करने पर जो टैक्स लगते थे सरकार उसमें माफ़ी देती थी, टैक्स बेनिफिट देती थी, क्योंकि यहाँ से उन सब मशीन की मदद से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाले थे। लेकिन उससे सरकार ने पाया कि भारत में जो ये बुलडोज़र और मशीन बनाते हैं उसका माल कोई खरीदता नहीं, सब अमेरिका से उद्योगपति अपने मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उन सबको टैक्स बेनिफिट इंपोर्टेड चीज़ों पर कम मिले, ऐसी बात हुई। उसी तरह प्रोजेक्ट इंपोर्ट मतलब आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है, मेट्रो ट्रेन लगानी है, ऐसी चीज़ में आप बाहर से जो सामान आयात कर रहे हैं उस पर जो माफिया मिलती थी उसको भी थोड़ी कमी की गई, ताकि आप लोकल स्वदेशी थर्मल पावर प्लांट की मशीनरी, स्वदेशी मेट्रो ट्रेन की मशीनरी खरीदो। फिर हमको ये सब बंदूक, मिसाइल, फाइटर जेट वगैरह जो खरीदना होता है, मान लीजिए 100 रुपये का हम खरीदने वाले हैं, तो भारत सरकार ने तय किया कि उसमें से 68 रुपीज़ का डिफेंस का ये सब बंदूक मिसाइल हम लोकल प्रोड्यूसर से खरीदेंगे, ऐसी अपनी कोशिश रहेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ वो ऐसा इलाका होता है कि जहां भारत सरकार के टैक्स के नियम लागू नहीं होते, वहां पर अलग से सब नियम लागू होते हैं, और सामान्य रूप से कुछ सालों तक वहां पर ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब नहीं लगे, ऐसी टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। तो वहाँ कस्टम ऑफिसर कम चेकिंग करेंगे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कानून है उसको बदल के एक नया और जोरदार कानून लाएंगे, ऐसी बात। तो बजट, अब ये जो लेटेस्ट बजट आया 2022 का, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक है 2020 की, डिड नॉट वरी, अब मैं उसको सुधार सकता हूँ, लेकिन फिर सुधार के वापस एडिट करके ये रिकॉर्ड करने बैठा तो 5 मिनट का, वैसे भी 18 मिनट तो हो गई है, तो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। अब जो भी गलती होगी वो चलती ही रहेगी। हाँ तो लेटेस्ट जो बजट आया, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 2022 के, जो 2022-23 में हमें क्या अनुमान है? कॉरपोरेशन टैक्स में 7,20,000 करोड़ की आमदनी होगी, मतलब कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला निगम कर। इनकम टैक्स में 7 लाख करोड़ की इनकम, कस्टम्स ड्यूटी में 2 लाख करोड़, एक्साइज ड्यूटी में 3 लाख करोड़ और जीएसटी में 60,80,000 करोड़। तो कुछ बार ये MCQ में हमको तैयार करना होता है कौन से टैक्स से सबसे ज़्यादा इनकम आने की उम्मीद है। हाँ तो देखो, जीएसटी से सबसे ज़्यादा इनकम होगी, दूसरे नंबर पर कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरे पर इनकम टैक्स, चौथा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल वगैरह पे लगे, और पांचवा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी। ये भी कहा गया कि लास्ट
फाइनेंशियल ईयर जो था 2021-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, उसमें कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा। वो ऐसा बोलना चाहता है कि पिछले साल फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट डाला होगा उसमें उसका जो अनुमान होगा कि हमको ये टैक्स में इतनी आमदनी होने वाली है, रियल लाइफ में उससे कम ही होती है अलग अलग कारणों के चलते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मतलब 2022 माफ़ कीजिए 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर, उसमें जितना हमने सोचा था उतनी टैक्स में इनकम हो पाई है, यानी रेवेन्यू शॉर्टफॉल कुछ नहीं है। अभी बजट हम देख रहे थे, रेवेन्यू पार्ट, रिसीट और ये टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर 27 लाख करोड़ रुपीस की इनकम होगी। तो टैक्स टू जीडीपी कितना है? ग्रॉस टैक्स ये 27 लाख करोड़, ऐसी हमको उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक इतनी इनकम होगी टैक्स में, 27 लाख करोड़। और अपना जीडीपी कितना होगा, तो उसका इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान है कि ये साल के सामने अगला फाइनेंशियल ईयर उसमें करीब 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ होगा। उस हिसाब से जो उत्पादन हुआ वो कुल मिलाकर 258 लाख करोड़ रुपीस का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो इतना सारा गुड्स एंड सर्विसेज का भारत में उत्पादन होने वाला है भविष्य काल, और उसमें से 27 लाख करोड़ की हमको टैक्स में कलेक्शन होने की उम्मीद है भविष्य काल। दिस डिवाइडेड बाय दिस टाइम्स 100, तो परसेंटेज में जवाब आए कितना? 10.7%। अब वैसे भारत देश का जितना डेवलपमेंट है उस हिसाब से टैक्स टू जीडीपी रेशियो करीब 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों? टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। तो अपना ये टैक्स के अंदर कितनी आमदनी, अराउंड 10% के आसपास अपनी गाड़ी पिछले कई सालों से रुकी है। सो दैट इज द ट्रेंड ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब ये जो हमको 27 लाख करोड़ रुपीज़ मिले उसे कहते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सकल कर राजस्व। वो सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। उसमें से फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एन के सिंह, उन्होंने जो सिफारिश की हो कि 41% ऑफ दिस अमाउंट नीड टू बी शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसमें से बहुत सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को देना होगा। कितना देने जाने वाले हैं? 8 लाख करोड़। अभी वैसे आप डिवीजन करो कि 8 लाख करोड़ और सामने 27 लाख करोड़, तो 8 लाख इज 29% ऑफ 27 लाख करोड़, इट इज़ नॉट 41%। तो ऐसा क्यों है? सरकार कैसे पैसा नहीं दे रही है, क्यों कम दे रही है? उसका ये कारण कि जो सेस और सरचार्ज लिए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग टैक्स पे, वो फाइनेंस कमीशन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा सकता। इसलिए इधर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की हम बात करें तो उसमें सेस सरचार्ज सब बोल के इतना मोटी रकम है। हाँ, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से फाइनेंस कमीशन ने बोला उतना पैसा नीचे स्टेट्स को देना है, 8 लाख करोड़, 6,000 करोड़ डिजास्टर फंड में देंगे, बचता है 19 लाख करोड़, उसे कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध कर राजस्व। ये पैसा असल में यूनियन गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए उपलब्ध है। तो बजट में ये टैक्स पार्ट देख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक रिसीट मतलब इनकम, और उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर भिन्न प्राप्तियां, ये क्या बोलता है? सपोज आपने ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में गए और स्पीड पोस्ट करवाया जिस पर फीस लगी 25 रुपये और जीएसटी लगा 5 रुपीज़। तो ये हम बजट में कैसे लिखेंगे? 5 रुपये की जीएसटी इनकम, वो हम लिखेंगे रिसीव सब टॉपिक, टैक्स सब टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें 5 रुपये यूनियन गवर्नमेंट को इनकम हुई। लेकिन जो 25 रुपये फीस कमाई यूनियन गवर्नमेंट ने उसको किधर लिखेंगे? तो रेवेन्यू सब टॉपिक, रिसीव सब टॉपिक, नॉन टैक्स सब टॉपिक, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 25 रुपये कमाए। उसी तरह रेलवे पैसा कमाएगा, इंडिया ईयर बुक योजना, कुरुक्षेत्र ऐसी मैगजीन छाप के पैसा कमाएंगे बहुत सारा। उसी तरह डिविडेंड प्रॉफिट की रकम, यूनियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन में पैसा दिया उसके ब्याज वापस आया उसकी रकम, अन्य देशों से हमको ग्रांट यानी दान में पैसा मिला हो, वो सारी रकम ऐड करो, तो वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। वो करीब 2.70 लाख करोड़ रुपीज़ होगी। अब हम देखें रेवेन्यू सब टॉपिक एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, तो उसमें क्या होगा? केंद्र सरकार ने पुराने जो कर्ज लिए हैं आरबीआई से, मार्केट से, इन्वेस्टर से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, जिधर से, उस पर जो ब्याज चुकाना है, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, इट इज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना जाएगा उसमें? 9 लाख करोड़ रुपए। फिर ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन, उसने टैक्स में से तो पैसा शेयर करवाया, उसके अलावा जो पैसा यूनियन के पास बचा उसमें से भी फाइनेंस कमीशन कहेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती राज बॉडी, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, इसके लिए अलग अलग ग्रांट्स के रूप में यूनियन ने स्टेट्स को पैसा देना होगा, अनुदान। तो इसमें करीब 3 लाख करोड़ जाए। फिर सब्सिडी, जैसे कि देयर इज़ वन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें कहा गया कि गरीबों को 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो में ये गेहूं चावल अनाज दो, लेकिन असल में सपोज द राइस इज 20 रुपीज़ पर किलो, गरीब को दे रहे 3 रुपीज़ पर किलो, तो 70 रुपीज़, 17 रुपये का जो नुकसान हुआ वो क्या है? सब्सिडी,
जो यूनियन गवर्नमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देगी। तो ऐसी सब अलग अलग सब्सिडी कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी किधर जाएगी? फूड सब्सिडी करीब 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 1 लाख करोड़, पेट्रोलियम, वैसे पेट्रोल डीजल पर तो अब सब्सिडी नहीं, लेकिन एलपीजी कैरोसिन पर जो थोड़ी बहुत जाती हो, एंड देन सम अदर सब्सिडीज, वो लोन इंटरेस्ट, मुद्रा लोन पे माइक्रो एंटरप्राइज को थोड़ा लो दे दिया, या स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 की लोन के ऊपर जो ब्याज चढ़ता है उस पर थोड़ी सब्सिडी दे दी, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, तो हमें याद क्या रखना है? सब्सिडी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जाएगा फूड में, फिर फर्टिलाइज़र में। हालांकि ये वाले जो आंकड़े हैं पिछले साल के मुकाबले थोड़े लिमिट में कम है, मतलब सब्सिडी को सरकार रैशनलाइज करने की कोशिश करेगी। अब ये सब हमने आंकड़े जोड़े, तो इसमें से हमको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, जो आएगा करीब 3.8% ऑफ जीडीपी। ये कैसे आ गया? देखिए, टैक्स में इनकम, नेट टैक्स रेवेन्यू शुद्ध रूप से वो फाइनेंस कमीशन, डिजास्टर, वो सब पैसा माइनस करने के बाद 19 लाख करोड़ रुपये आए। नॉन टैक्स ये रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टिकट वगैरह बेच के 2 लाख करोड़ कमाए, तो 22 लाख करोड़ की उसकी रेवेन्यू रिसीट या इनकम है। और खर्चे उसके ये सब आप जोड़ो, इंटरेस्ट, ग्रांट वगैरह, तो 31 लाख करोड़ के खर्चे हैं। हाँ, तो ये आप निकालो 22 माइनस 31, जवाब आए 9 लाख करोड़ का घाटा है। तो ये 9 लाख करोड़ का घाटा जीडीपी अगले साल का 258 लाख करोड़ रुपीज़ से डिवाइड करो टाइम्स 100, तो 3.8% के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट रहेगी। तो रेवेन्यू रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू डेफिसिट 9 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.8%। फिर ये रेवेन्यू डेफिसिट में से ये फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट में पैसा दिलवाया, और उसमें से वैसी ग्रांट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये बिल्डिंग, बुलडोजर, ऐसी सब चीज़ में खर्च होने वाली, उसको माइनस करो, तो हमको जवाब मिले 9 माइनस 3, तो 6 लाख करोड़ रुपीज़। तो उसे कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ये सब चिदम्बरम के ज़माने में वो लेके आए थे, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो करीब 2.6% ऑफ जीडीपी। प्रश्न है ऐसा क्यों है? तो जवाब, ये सब डेटा ड्रेसिंग है, आंकड़ों की लीप अप होती है। ये वाला नंबर बड़ा दिखे तो बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिर ये भी बड़ा हो जाए तो तीसरा कोई डबल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, डबल इंजन वाला दिस दैट, वो सब होते रहता है। अब वो यूनियन में कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, हमेशा जनता पत्रकार विपक्ष को घाटा कम दिखाने के लिए ऐसे नए नए डेफिनेशन निकालते रहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं बजट का रेवेन्यू पार्ट इज ओवर, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट इज ओवर, कैपिटल पार्ट में क्या आएगा? रिसीट, इनकम, तो उसमें डेट, उधारी में जो सरकार पैसा लाए, तो इंटरनल सोर्सेज से, मतलब आरबीआई से, ये ईपीएफओ, एलआईसी वाले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह से जो पैसा आया, ईपीएफओ वगैरह का पैसा जो इन्वेस्ट हुआ, सरकार ने खुद बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्ट इशू की और सब इन्वेस्टर ने खरीदी, तो ऐसा करके करीब 16 लाख करोड़ रुपए उधारी में लेंगे। और ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से 19,000 करोड़ उधारी में लेंगे अलग से। तो ये, इसको हम कहते हैं डेट रिसीट। फिर नॉन डेट रिसीट, बिना उधारी के जो पैसा है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, उसमें से जो ब्याज कमाया यूनियन ने, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो तो रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स, और उसमें इंटरेस्ट रिसीव, तो ब्याज की रकम तो उस तरफ गिनेंगे, लेकिन मूलधन जो वापस होगा, प्रिंसिपल रिकवर्ड, वो इधर लिखेंगे। खैर, वो इतना काम का नहीं, कितना आंकड़ा है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन वगैरह से सरकार को कितनी रकम होगी? 65,000 करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ओएनजीसी में सपोज मेजोरिटी शेयर होल्डिंग भारत सरकार की हो, तो उसमें से कुछ शेयर्स वो बाजार में बेच दे, तो जो पैसा कमाए वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट। फिर पूरे के पूरी शेयर होल्डिंग बेच दे, खुद माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाए, या पूरा अदानी अंबानी को बेच दे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। हालांकि वो उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, तो ये सब में से 65,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब वैसे ये जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रहते थे, पहले बहुत हवा में किले बनाते थे। 2020 में कहते थे कि 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ हमको डिसइन्वेस्टमेंट से मिलेंगे, जबकि हार्डली 32,000 करोड़ रुपीज़ ही मिले। 2021 में बोल रहे थे 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ मिलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, रियलिटी में 78,000 करोड़ ही मिले। तो अभी कि नहीं, अब हवा में किले नहीं बनाएंगे, थोड़ा लिमिट में रहेंगे। तो 2022 की एक्सपेक्टेशन क्या है? 65,000 करोड़ रुपीज़ सरकार ये डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन से कमाना चाहती है। और इसमें भी जानने लायक चीज़ें क्या? एलआईसी का आईपीओ आएगा, उसमें से थोड़ी रकम कमाएंगे। फिर नीलांचल इस्पात नाम की एक कंपनी है सरकारी, उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, मतलब टाटा स्टील वगैरह, जिंदाल स्टील की किसी को बेच देंगे वो। हाँ, तो कैपिटल और उसमें ये रिसीट तो हमने देख ली कि लोन में करीब 16 लाख करोड़ रुपीज़ पैसा सरकार कर्जा लेने वाली है, और डिसइन्वेस्टमेंट में 65,000 करोड़ रुपीज़ आने वाले। अभी बात करें कैपिटल सब टॉपिक एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग, हाईवे, हॉस्पिटल, बुलडोजर, ये सब खरीदने में जो पैसा खर्च हो,
उसमें जानने लायक चीज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स को हम 1 लाख करोड़ रुपए की केपेक्स लोन देंगे, मतलब ये सब हॉस्पिटल, हाईवे, स्कूल, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए खर्च करो, 50 साल की टेन्योर रहेगी अवधि और उस पर 0% ब्याज लगेगा। और ये सब, ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे, तो करीब 7.50 लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने वाले। अब देखिए 7.50 लाख करोड़ का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आगे याद करो वो ग्रांट्स के नाम पर फाइनेंस कमीशन ने करीब 3 लाख करोड़ रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को दिलवाए, तो उसको जोड़ो तो ये करीब आएगा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा इधर। तो मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी पूंजीगत खर्चा। वो अगेन वो बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए कि ये वाली रकम है और ये बहुत अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड, और ये 35% ज़्यादा है, 3% ऑफ जीडीपी, दिस दैट, वो सब चलते रहता है। प्रश्न ऐसा क्यों करना है मित्रों? सरकार अगर टनल बनाए, ब्रिज बनाए, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे फ़ायदा क्या है? 100 रुपये के सरकार ये इन्वेस्ट करे यहाँ पर, तो ट्रांसपोर्ट टूरिज्म उस क्षेत्र में बढ़ेगा, तो वहाँ टैक्सी, होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सबको प्रमोशन मिले। होटल बनेगी तो उसमें बेड कर्टेन लगाने हैं, तो उस हिसाब से प्लास्टिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काम मिले, हाईवे बन रहा है, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह को काम मिले, तो वो सब डेवलपमेंट की मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है, गुणक प्रभाव, जिससे नौकरियां बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। खास करके जब इकोनॉमी मंदी में चल रही हो, इकोनॉमी तेजी मंदी चलती है, तो जब जब मंदी हो उस समय ऐसा करना चाहिए। उस चीज़ को हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति। इसलिए ये सब सरकार करती है। इससे एक फायदा और होगा, मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये खर्च किए ये सब टनल और ब्रिज बनाने में, तो उस एरिया में फिर ये ओबेरॉय होटल, ताज होटल, वो बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर भी 150 रुपये खर्च कर सकता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट एंड वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है और बन रहा है सब वो सब चीज़, तो क्राउडिंग इन होगा, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिवाइव्ड। ये सब चिकने चुपड़े शब्द आपने इंटरव्यू में यूज़ करने इफ़ यू वांट टू गेट मोर मार्क्स। सिमिलर एडवाइस फॉर मेंस एग्जाम। तो अभी सारे आंकड़े जोड़ते हैं, ये रेवेन्यू और कैपिटल में क्या, रेवेन्यू में आमदनी 22 लाख करोड़ और रेवेन्यू खर्चे 9 लाख करोड़, माफ कीजिए, उसमें इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन वो 9 लाख करोड़, कुल मिलाकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 32 लाख करोड़। कैपिटल पार्ट में उधारी करके, कर्जा लेके, डेट बोरोइंग 16 लाख करोड़, और इधर डिसइन्वेस्टमेंट में करीब पैसा है, थोड़ा लोन रिकवर्ड, तो कुल मिलाकर कैपिटल रिसीट होगी 16 लाख करोड़ प्लस समथिंग, तो 17 लाख करोड़ रुपीज़ होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया ये सब बिल्डिंग, बुलडोजर वगैरह के लिए 7.50 लाख करोड़ रुपीज़। तो डेफिसिट निकालो, क्या है, आमदनी 22 लाख करोड़, रेवेन्यू से रेवेन्यू खर्चा 32 लाख करोड़, फिर कैपिटल पार्ट में आमदनी 17 लाख करोड़ और कैपिटल खर्चा -7.50 समथिंग। तो ये सब प्लस माइनस करो, जवाब आ जाएगा 0। तो बजट डेफिसिट है 0। तो क्या घी दूध की नदियां बह रही है? नहीं। वो 0 कैसे आ गया? क्योंकि सरकार को पता था वो जवाब 0 नहीं आएगा, तो असल में इनकम और एक्सपेंस का मिसमैच हो जाता। आप क्या करेंगे? पैसा उधारी में लेना होगा, तो सरकार ने पहले से गिन के रखा है 16 लाख करोड़ उधारी में लेने, तो इसलिए हमारे पास एक नई डेफिनेशन हमको बनानी पड़ती है, फिजल डेफिसिट, जिसका क्या है, बजट डेफिसिट में ये सारी बोरोइंग ऐड करो। बोरोइंग कितनी? 16 लाख करोड़ ऐड करो। हाँ, तो 0 इस बजट डेफिसिट, उसमें 16 लाख करोड़ की बोरोइंग, तो 16 लाख करोड़। अब 16 लाख करोड़ और अगले साल का जीडीपी 258 लाख करोड़। मित्रों ये नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ इसको एडजस्ट नहीं किया है। वो कैसे, वो आगे कई बार मैंने बताया, देख लेना पुराने वीडियो जीडीपी के बारे में। हाँ, तो 16 डिवाइडेड बाई 258 टाइम्स 100, तो हमको परसेंटेज में जवाब मिले 6.4% विल बी द फिजल डेफिसिट ऑफ द नेक्स्ट बजट। 6.4% याद रखना है, एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इंटरव्यू में भी बोलने के लिए। हाँ, तो बजट डेफिसिट में मार्केट बोरोइंग, तो फिजल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कितना मिला? 16 लाख करोड़। अब उसमें पुराने जो लोन लिए थे जिसका ब्याज चुकाना है, उसमें कितना खर्च होगा? 9 लाख करोड़। ये किसकी बात हो रही? इसकी रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और उसमें इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन, ये 9 लाख करोड़ रुपीज़ का ब्याज जो चुकाना है, तो सरकार कह रही है उसको माइनस करो फिजल डेफिसिट में। तो 16 - 9 करके जो जवाब आए 7, उसे कहें प्राइमरी डेफिसिट। अब ऐसा क्यों होता है? वो सब अलग, मनमोहन सिंह के ज़माने में वो बोलते थे कि प्राइमरी डेफिसिट, तो पता चले हम नया पैसा कितना उधारी में ले रहे हैं डेवलपमेंट काम करने के लिए वगैरह, वो सब बातें हैं। मेरे हिसाब से ये सब आंकड़े इसलिए ईजाद किए जाते हैं ताकि विपक्ष और मीडिया में दिखा सके कि ये वाला नंबर कंट्रोल में है।
फिर ये भी अगर बढ़ जाए तो नहीं, डबल प्राइमरी, फिर ट्रिपल प्राइमरी डेफिसिट, फिर सेकेंडरी टर्शरी क्वाड 25 जात की डेफिसिट हो सकती है। खैर हमको अभी परीक्षा पास करनी है तो सब रटना है। वीडियो पॉज करके ये वाला ग्राफ देख लेना जहाँ पर ये अलग अलग डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखाई है। कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो ज़्यादा पैसा तो सोचिए पुराने लोन के ब्याज चुकाने 9 लाख करोड़ जाएंगे। फिर डिफेंस पे काफ़ी पैसा जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे, सब्सिडी में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे जाता है। ये बजट में पैसा किधर से आता है और किधर को जाता है वो हमने समझ लिया। मेरा तरीका थोड़ा अलग था, वो हम लोग चार्ट के हिसाब से देखते थे। बजट के साथ जो आंकड़े जोड़े जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, उसमें वो ऐसे दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। वीडियो पॉज करके देख लेना। रुपया किधर से आएगा, वीडियो पॉज करके देख लो। रुपया किधर जाएगा, वीडियो पॉज करके देख लो। ये हम सब हमने देख लिया। इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह वो अलग से Win22 सीरीज में कौन सी नई नई स्कीम सब्सिडी है वो। हाँ, तो ये सब में पैसा जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बजट की क्विक समरी। मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और वो बिटकॉइन पे टैक्स लगे वो बात देखी। टैक्सेशन, सब्सिडी, डेफिसिट देख लिया। थर्ड पिलर इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या, ये कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंज किए गए, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, फिर ये डिफेंस इंपोर्ट भारत से किए जाएँ, SEZ पर थोड़े सुधार किए जाएँ, वो सब बातें की। उसके अलावा कोई खास जाने लायक चीज़ें नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये थर्ड पिलर इज ओवर। चौथा पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें क्या है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या, तो व्हीट और राइस का खरीद के लिए सरकारी खरीद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर खर्च करेंगे। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। और खासकर गंगा नदी के तट पे जो 5 किलोमीटर का इलाका है उस पर ये बहुत फोकस किया जाएगा, ताकि वहाँ से समझिए जो यूरिया फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाएं इस्तेमाल होकर गंगा नदी में जाती है, उसमें और प्रदूषण बढ़ रहा है, वो थोड़ा लिमिट में रहे। SC/ST फार्मर को एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए प्रमोट किया जाएगा, उनको पैसा दिया। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ये बाम्बू, महुआ वगैरह जो अलग अलग काम हो। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मतलब जवार बाजरा वो सब का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, मदद करेंगे। एग्रीकल्चर में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए क्या, स्टार्टअप और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद लेंगे रिसर्च के लिए। ड्रोन में बहुत सारी बातें की गई कि किसान ड्रोन अपनाए जाएंगे जिससे कितनी फसल पैदावार हो रही है, लैंड का डिजिटाइजेशन, फिर ये इंसेक्टिसाइड, जंतुनाशक दवाएं, फर्टिलाइजर, वो सब स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग हो। ड्रोन शक्ति को बढ़ाया जाएगा। ITI में ड्रोन के कोर्स भी चलाए जाएंगे, ऐसी सब बातें। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा अपडेट किया जाएगा ताकि ये जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग पर ज़्यादा झुकाव रहे। और इरिगेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर को, तो केन, बेतवा, दमन, गंगा, पिंजल, तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, पेन्नार, पेन्नार, कावेरी, ये सब नदियों का इंटरलिंकिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कन्विंस करेंगे। वो कन्विंस हो जाए तो फिर यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी। अब ये कौन सी नदी किधर से आती जाती है वो सब आप देख लेना, खासकर अगर आपके स्टेट से वो जुड़ा हुआ है मामला, देन यू हैव टू स्टडी इवन मोर फॉर इंटरव्यू कि फॉर एग्जांपल ये तापी नर्मदा में क्या मामला है, किधर से आती किधर जाती है, उसमें किस लोगों का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा, वगैरह वगैरह। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी बजट की क्विक समरी। मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ओवर, टैक्सेशन, सब्सिडी, डेफिसिट ओवर, इंटरनेशनल ट्रेड ओवर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ओवर। अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग में MSME, लघु उद्योग वगैरह, तो उसके अलग अलग जो पोर्टल है, एक उद्यम पोर्टल है MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, MSME ये हुआ। ई श्रम पोर्टल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के रजिस्ट्रेशन के लिए शायद। NCS, नेशनल करियर सर्विस, वो शिक्षित बेरोजगार एजुकेटेड पर्सनस हु वांट टू फाइंड जॉब, उसके लिए है। असीम पोर्टल, ये कोरोना के बाद सब नए पोर्टल बनाए गए कि वर्कर्स का स्किल लेवल क्या है और लोकल इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसका सब मैपिंग किया जाए, तो ये सारा डेटा एकीकृत किया जाएगा और बेहतर तरीके से सब पॉलिसी बन पाए। फिर ये सब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कोरोना के दौरान लोन देने के लिए अलग अलग स्कीम्स आई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, वो ऐसा MSME वाले को बैंक वाला लोन दे और उस लोन में MSME लोन वापस नहीं करे तो बैंक का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करे, गवर्नमेंट विल कवर द लॉसेज। तो कितने लाख करोड़ तक का लॉस कवर करेगा, उस अमाउंट में थोड़ी बढ़ोतरी की गई। उसी तरह ये MSME मिनिस्ट्री और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट वाली जो बैंक है, उन दोनों ने मिलके एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE, वो तो बहुत सालों पहले बनाया था,
उसमें भी और पैसा डालेंगे ताकि और बेहतर काम हो सके। फिर एमएसएमई में और स्किल और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रैम्प प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, हर छोटी चीज़ के फॉर्म नहीं भरने पड़े, इंस्पेक्टर परेशान नहीं करे, ऐसा सब करेंगे। परिवेश नाम का एक ऑनलाइन एनवायरमेंट क्लियरेंस पोर्टल था, उसको और बेहतर करेंगे। गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी एक टाइप का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कि जहाँ पर भारत सरकार के टैक्स के कानून नहीं लगे, और वो कहा जाता है कि फाइनेंशियल एसईजेड है। फाइनेंशियल मतलब बैंक, एनबीएफसी, ऐसा सब उधर बहुत बने और उधर से जो डर काम हो, तो वहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाए। मतलब अलग अलग कंपनी और सरकार के जो विवाद हैं तो अभी सुलझाने के लिए, जैसे याद करें वोडाफोन इंडियन गवर्नमेंट, केन एनर्जी इंडियन गवर्नमेंट, विवाद निपटान के लिए वो नेदरलैंड, सिंगापुर की कोर्ट में जाते हैं, उसकी जगह भारत में ही ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बने, ऐसी कोशिश होगी। पासपोर्ट के अंदर चिप इंस्टॉल किया जाएगा और उससे ज़्यादा सब बेहतर काम हो सके। लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन तरीके से मैनेज और रजिस्टर करना, लैंड की जो बाइंग सेलिंग हुई उसके जो डीड्स प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाए, ऐसी सब सिस्टम करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या, सरकार कॉन्ट्रैक्टर से जो अलग अलग सामान खरीदती हो, टेबल कुर्सी वगैरह, तो जितना भी बिल है उसका 75% बिल देने के 10 दिन के भीतर क्लियर कर देगी सरकार, ताकि ये सब कॉन्ट्रैक्टर को आसानी रहे। और उन्होंने सरकार से जितना पैसा लेना है उसके वो बिल जनरेट करके ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे और उसका ट्रैकिंग हो पाएगा। फिर ये सब हाईवे वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सरकार को श्योरिटी बॉन्ड देना होता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ना करूं, अच्छी क्वालिटी में कंप्लीट नहीं करूं, तो नुकसान की इतनी भरपाई होगी। पहले बैंक द्वारा बैंक गारंटी जनरेट करते थे, उसकी जगह इंश्योरेंस कंपनियां श्योरिटी बॉन्ड जनरेट करके सरकार को देगी और ये कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस कंपनी को फीस या प्रीमियम देगा। वो पहले भी हमने करंट अफेयर्स में कई बार देख लिया, वो श्योरिटी बॉन्ड वाली चीज़ को वापस रिपीट किया गया, वो करेंगे। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कुछ सनराइज सेक्टर आइडेंटिफाई किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पाशियल, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन, ये सब में क्या करें, नई नई स्कीम, पॉलिसी, टैक्स सब्सिडी, रिसर्च डेवलपमेंट, अवेयरनेस वगैरह वगैरह काम होगा। हाँ, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वो खत्म, उसमें और भी है, वो सब एनिमेशन और विजुअल और कॉमिक, उसकी नई टास्क फोर्स बनाएंगे, तो पहले उनको बना दी, तो उसका कौन चेयरमैन है फिर उसको देखते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी का चौथा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ओवर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स है इस बजट में, ढेर सारा पैसा खर्च किया। हाँ, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, रेल में क्या, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब हर स्टेशन से कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए कहीं से अंजीर, कहीं से काजू, कहीं से ऑरेंज, वो सब बाकी इलाके में सेल करने के लिए भेज रहे हैं, ऐसा सब डेवलपमेंट किया जाए ताकि लोकल बिजनेस को मजा रहे। पोस्ट डिपार्टमेंट भी कुरियर बेस्ड, मतलब वो सब पार्सल सर्विस देता है और रेलवे भी सारा बड़े बड़े कार्गो ले जाता है, तो दोनों को और इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये कुरियर लॉजिस्टिक में मजा आए। कवच यानी रेल सेफ्टी सिस्टम, ताकि ट्रेन के एक्सीडेंट कम हो, ऐसा 2000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाएंगे, उस पर सब जो भी ये सब एंटी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम वगैरह पे उस सब को डेवलप करेंगे। वंदे भारत ट्रेन जिसमें अच्छी सुविधा हो, फास्ट चलती हो, वो करेंगे। पर्वतमाला के नाम पर रोपवे बनाए जाएंगे, लेकिन सरकार अपने पैसों से नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, मतलब अदानी अंबानी वो थोड़ा पैसा डाले, सरकार थोड़ा पैसा डाले, फिर काम। फिर पीएम गति शक्ति, वो ऐसा है कि रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटरवे, ये अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके से अपने प्रोजेक्ट चलाती थी, तो आपस में इंटीग्रेट हो जाए, एकीकृत होकर सब बेस्ट काम हो सके, उस चीज़ को कहा पीएम गति शक्ति, वो सब करेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड कार्गो टर्मिनल, मल्टी मॉडल मतलब क्या, मान लीजिए आपने अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाई, तो वो थोड़ा शिप से आएगी, फिर भारत में वो लैंड हुआ, उसके बाद वो ट्रक से आएगी, फिर ट्रक में से भी अंत में आपके घर तक वो मोटरसाइकिल पर जोन का डिलीवरी बॉय लेके आए। तो ये जो अलग अलग मोड्स हैं, शिपिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, उन सबको एकीकृत किया जाए, उसकी सब बड़े बड़े काम होंगे। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाएंगे, लेकिन एक यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म वगैरह, ये ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिसकी मदद से ये फेडेक्स वगैरह लोग अपनी कुछ ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसमें इसे यूज़ करें और उसे और अच्छे से काम कर सके। असल में कैसे गए, अपने लिए काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर बात करें बिजली एनर्जी की, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। मित्रों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें आपने उसका जो केबल लगाया, मान लीजिए चार्ज होने में 30 मिनट्स लगते हैं और ऐसा कोई चार्जिंग स्टेशन है, तो वहाँ पर तो 30 मिनट तक आपकी गाड़ी रुकी रहेगी, तो दूसरा आएगा, उसका कुछ हो नहीं सकता, उसने वेट करना पड़े, तो इससे तो और ट्रैफिक जाम और कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इतनी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो कितने हज़ारों स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए ऐसा बड़ा रिचार्ज स्टेशन बनाने के लिए, तो उसकी जगह ऐसा क्यों ना किया जाए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, मतलब
जैसे अपने टीवी रिमोट में बैटरी खत्म हो गई तो आप क्या करोगे, सेल निकाल के नया डाल दोगे, और पुराना सेल वो अगर रिचार्जेबल है तो लगा दोगे, फिर 2-3 दिन बाद उसको वापस यूज़ करें। ऐसा कुछ किया जाए कि आपकी गाड़ी में बैटरी कम होने आई तो आप उसको दे देंगे चार्जिंग स्टेशन को, उसके सामने वो आपको दूसरी बैटरी दे देगा, आप घुमाओ गाड़ी फिर वापस आओ, ऐसी अदला बदली चलती रहे, उसे कहे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, वो किया जाएगा। सोलर पावर में इतना टाइप 280 गीगावाट्स कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के लिए ये जो किसान पराली जलाते हैं स्टबल बर्निंग, उसकी जगह वो सारे चीज़ों को बायोमास पैलेट्स बनाए जाएं, उसमें से मतलब कोयला जैसा बना दिया जाए। और जो थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है उसमें कम से कम 5 to 7% ऐसे बायोमास पैलेट्स यूज़ किए जाएंगे, ताकि फ़ायदा क्या हो, किसान को इनकम मिल जाए और वो पराली नहीं जलाए तो पॉल्यूशन से भी लड़ सके। फिर सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग को फोकस देंगे। एनर्जी सर्विस कंपनी बनाएंगे जो कि बड़ी बड़ी इमारतों में बिजली कैसे बचाए उसके लिए सब सजेशन देगी, और ये सब करने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए सरकार उधारी में पैसा लेगी, तो सॉवेरिन ग्रीन बॉन्ड बाजार में इशू किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए पीएम डिवाइन, उसका लंबा चौड़ा ये एब्रीवेशन है, कुल मिलाकर डिवाइन क्या है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वो ऐसा कि नॉर्दर्न एरिया में जो बॉर्डर विलेजेस हैं, मतलब ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग वो सब बेहतर करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर नॉर्थ इंडिया के ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर वाले विलेज के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउसिंग, वाटर, फिर ये सब उसमें हर घर नल से जल, पीएम आवास योजना, वो सब तो चल ही रहा है, उसमें और एक्स्ट्रा पैसा देंगे, अच्छे से काम करेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और नई बात ऐसी की गई कि लोग जहाँ रहते हैं और मान लीजिए उसको 1-2 घंटे रोज ट्रैवल करना पड़े तो एक तो उसका समय बर्बाद होता है और बहुत सारा पेट्रोल डीजल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो टाउन प्लानिंग सिस्टम कुछ ऐसी की जाए कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब लोग जहाँ रहते हैं उसके ही करीब उसको ऐसा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए ताकि जल्दी से ऑफिस पहुँच सके वगैरह पर फोकस हो। अर्बन ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फोकस करेंगे, कुछ एरिया ऐसे बनाएंगे कि वहाँ पर पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं चल सकती, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सके, ऐसा स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाए। फॉर एग्जांपल ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके पास जो शहर है केवडिया, वहाँ पर ऐसी एक कोशिश हो रही है। अर्बन प्लानिंग के लिए 5 अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस देंगे और 250 करोड़ उन सबको, 5-5 कॉलेज को 250 ऐसा दे देंगे, और AICTE ये सब अर्बन प्लानिंग का सिलेबस और बेहतर करे। कम्युनिकेशन 5G और उसका सब स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे। 5G डिवाइस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बेहतर किया जाए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम क्या है, आपने भारत में जो सामान बनाया उसको आप सेल करिए, तो जितना सेलिंग हुआ उसमें क्या हर साल का ग्रोथ है उस हिसाब से 4-7% या कुछ परसेंट सब्सिडी दी जाए, ऐसा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। भारत में ये सब आईफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी वगैरह प्रोडक्शन में मदद करने के लिए ये चीज़ की गई। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, वो क्या, वो ऐसा कि ये सब टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के फंड में पैसा देना होता है, तो बोला इसमें से 5% फंड रिसर्च डेवलपमेंट में डालेंगे ताकि सस्ता मोबाइल इंटरनेट गांव और दूर दराज के इलाकों को मिले। भारत नेट क्या है, वो ग्राम सभा और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचे, वो करना था। अब वो तो कई सालों से करना था लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब बोला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर ये एयरटेल, अंबानी, जियो, उन सब के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट खत्म करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर टिल विलेजेस, भारत नेट। ब्लेंडेड फाइनेंस, वो क्या, ये जो सरकार का एक फंड है NII, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो वो ऐसा फंड है उसमें सपोज 40,000 करोड़ रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, ICICI वगैरह सब इंस्टीट्यूशंस ने पैसा दिया, फिर वो लोग किसी और के साथ टाइप करेंगे कि कैनरा बैंक को कहेंगे कि तुम एक नया वेंचर कैपिटल फंड शुरू करो जिससे ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप को पैसा देंगे, तो ये NIIF और कैनरा का नया वेंचर कैपिटल फंड, ये दो मिल जाएंगे और नीचे देंगे, तो ऐसा पेरेंट फंड या फंड ऑफ फंड, नीचे हो गया डॉटर फंड, वो सब मिलके करे, ऐसा और खेल किया जाएगा, उस चीज़ को कहते हैं ब्लेंडेड फाइनेंस। तो हम एक फंड ऑफ फंड बनाएंगे जिसमें 20% गवर्नमेंट दे, 80% ये प्राइवेट फंड मैनेजर, और उसमें ये सब खेल किए जाएंगे। फिर NABFID, वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो बनाया जाएगा। वो क्या था पहले भी मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था, फिर भी देख लेंगे विन 22 सीरीज में। तो हम लोगों ने देखा मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या, ये आयुष्मान डिजिटल भारत, वो सब आपका जो डेटा है, एक्सरे रिपोर्ट, डायबिटीज रिपोर्ट, प्रिंटेड फाइल लेके घूमने की जरूरत नहीं, उसका सब PDF आप गूगल ड्राइव में स्टोर करो, ऐसी बात।
और उसी के अंदर ये सब डॉक्टर का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी जुड़ जाए, ऐसा सब जोरदार काम करेंगे। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो ऐसा ये सब कोरोना में लोग घर रह के डिप्रेशन और सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी मदद के लिए सब टेली काउंसलिंग होगा। वीमेन एम्पावरमेंट में क्या, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, अब ये तो पहले से चल ही रहा था, इसको वापस किया, नाम लिया, ये सब हम कर रहे हैं। फिर घर बैठे डिग्री ले लो योजना, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे उसके लिए, ई लर्निंग और टीचर्स को सब सॉफ्टवेयर देंगे ताकि वो ऑनलाइन टीचिंग कर सके। और पीएम ई विद्या योजना में हर क्लास का एक टीवी चैनल हो, क्लास 1 का टीवी चैनल, क्लास 2 का टीवी चैनल, ऐसा सब करेंगे ताकि 2 साल से बच्चे घर रह के पढ़ाई नहीं कर पाए वो बेहतर हो सके। फिर जो गिफ्ट सिटी है उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव तो ये सब बैंक, एनबीएफसी, शेयर मार्केट वाला सब इंटरनेशनल लेवल का बने, वहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी अलाउ करेंगे और उनको यूजीसी आईसीटी वाले भारत सरकार के नियम लागू नहीं होंगे। स्किलिंग के लिए एक नया पोर्टल बने, देश स्टैक पोर्टल, और उसमें आपको सब अलग अलग स्किल जो चाहिए वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो ये बजट 2022 का फोकस क्या, आज़ादी का अमृत काल, मतलब भारत की आज़ादी को 100 साल जब पूरे, वो अभी 75 ईयर्स मना रहे हैं, तो अगले 25 साल तक हम क्या करेंगे उसका ये सब दिया। गति शक्ति, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब स्किल डेवलपमेंट किया जाए वो सब। प्रोडक्टिविटी में सनराइज अपॉर्चुनिटी, ये सब ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी ट्रांजिशन में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, फिर ये पराली जलाने की जगह उसका बायोचार बनाया जाए, कोयला, और वो जलाएंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्लाइमेट एक्शन वो सब हो। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाएं, और ये सब फंड ऑफ फंड इशू किए जाएं, ब्लेंडेड फाइनेंस किया जाए वो सब। तो ये बजट है। अब ये अच्छा या बुरा, ऐसा इंटरव्यू में पूछे जवाब क्या है, वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू किसका है। मिडिल क्लास को पूछा जाए उसके लिए कुछ खास इसमें नया नहीं, हालांकि उसको देखने का वो और तरीका है कि सरकार ने इतना सब किया, 6.4% या जितनी फिजिकल डेफिसिट है, फिर भी नया कोई टैक्स नहीं लगाया, तो वो मतलब एक प्रकार से उपकार किया है कि आप पर नया टैक्स नहीं लगाया, तो वो भी आपने, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ये एक तरीका है। दूसरा ये कि पिछले 4 साल से इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए, तो मिडिल क्लास नाराज है वगैरह। ऑन दी अदर हैंड इफ यू आस्क द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनको अच्छा लगे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जो काम किए जाएंगे उसमें ये स्टील, सीमेंट, मेटल इंडस्ट्री को काम मिले। उसी तरह ये डिजिटल, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप वगैरह के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए, उनको मदद मिले। फिर एक खास बात ये रही, सामान्य रूप से जब भी इलेक्शन आते हैं तो उस स्टेट को खुश करने के लिए कि यूपी में यूनिवर्सिटी बनाएंगे और पंजाब में म्यूजियम बनाएंगे, ऐसा इस बार कुछ खास बोला नहीं। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात हुई और बहुत खींच के कि वो गंगा नदी के 5 किलोमीटर के एरिया में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करे। तो मतलब पॉपुलिज्म से सरकार ने बचने की कोशिश की, वो भी एक अच्छी बात है। तो हमने अब तक देख लिया, अच्छा बजट में ये सब था। अभी दूसरा मुद्दा कि 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसमें क्या। सो क्विक समरी, तो इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए क्या है इकोनॉमिक सर्वे में, तो जानने लायक चीज़ में क्या, एक तो ऐसा कि 2 वॉल्यूम की जगह सिंगल वॉल्यूम में बनाया, ताकि वो पहले 2 वॉल्यूम होता है 800-900 पेज हो जाते थे, तो वॉल्यूम 2 में क्या बोल रहा है और वॉल्यूम 1 में इंटरकनेक्ट करके कोई इम्पैक्टफुल डिस्कशन नहीं हो पाता था, तो अब हो पाएगा वगैरह वगैरह, उनका जस्टिफिकेशन है। इन रियलिटी क्रिटिक्स का ये मानना है कि पहले 2 वॉल्यूम निकालते थे तो फर्स्ट वॉल्यूम में ये बेयर नेसेसिटी इंडेक्स और सन मेटा प्रेफरेंस और इधर उधर की बातें हो तो न्यूज़पेपर वाले उसकी हेडलाइन चलाते थे। तो वॉल्यूम 2 में सरकार ने जो अपना डेटा डलवाया हो कि इतना सब की दूध की नदियाँ बह रही है और सब डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी न्यूज़पेपर में चर्चा कम होती थी, तब से कि नहीं एक ही रखो, एक वॉल्यूम। खैर उसमें हमें तो प्रश्न है ओके क्या जानने लायक है। वी शेप रिकवरी, 2019 में अपना जीडीपी ग्रोथ था करीब 4%, 2020 में कोरोना के चलते गिर गया -7%, 2021 में ग्रोथ रेट होगा 9.2%। इतना तो हम पहले भी देख चुके हैं, वी शेप रिकवरी होगी। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ये वी शेप रिकवरी तो हो रही है, लेकिन होटल टूरिज्म जैसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सेक्टर जो है, स्पर्श संवेदनशील क्षेत्र, उसमें ये थोड़ा आने मुश्किल है। अब ये 7 से सीधा 9 कैसे हो गया, उसका कारण है लो बेस इफेक्ट। क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं जब बताता हूँ। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्या अनुमान है कि 2022 में क्या होगा, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट, 8 to 8.5% विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अभी प्रश्न हो, ये तो इस साल तो मतलब 2021 का 9% और 2021 का 9% और 22 का 8.5%, तो गिर क्यों रहा है। ये गिर इसलिए रहा है क्योंकि अब बेस इफेक्ट है वो टेपर हो जाएगी। टेपर होना मतलब धीरे धीरे ग्राफ की चौड़ाई कम हो जाना,
या फिर कि किसी चीज़ में कमजोरी आना, उसको हम कहते हैं टेपरिंग। हाँ, तो अब बेस इफेक्ट टेपर हो जाएगी, इसलिए ये गिरने वाला है। हाँ, तो प्रश्न बेस इफेक्ट क्या है? भाई सीधी बात है, x डिवाइडेड बाय y करो तो y की रकम जितनी छोटी होगी उतना जवाब मोटा आएगा। दैट इज द आइडिया। सपोज 146 के सामने 149 कितना बड़ा है, तो 2% बड़ा है। 135 के सामने 149 कितना बड़ा है, तो 11% बड़ा है। यानी कि आप जब x डिवाइडेड बाय y करते हैं, यानी बेस में क्या है, रेफरेंस ईयर या कंपैरिजन ईयर में अगर रकम छोटी होगी तो x डिवाइडेड बाय y में अगर y छोटा है तो परसेंटेज बड़ा दिखे। जैसा ये 9.2% दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल तो कम ही प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन अब क्या होगा 2022 में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उसको और बड़ा दिखना है तो x डिवाइडेड बाय y में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 2021 में ऑलरेडी सफिशिएंट ग्रोथ आ चुका है। तो उसको हम कहते हैं कि बेस इफेक्ट अब टेपर हो जाएगी, वीकन हो जाएगी वगैरह। हाँ, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में क्या, 2 की जगह 1 वॉल्यूम में उसने सब बता दिया, ताकि उसको क्रिस्पी कंसाइज इंटरकनेक्टेड रखना था। नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, नैनो सब फर्टिलाइजर वगैरह की कुछ बात कर रहा था वो। फिर कह रहा था कि सरकार को टैक्स में बहुत अच्छी आमदनी हुई है, तो फीजल स्पेस अवेलेबल है। मतलब समझिए नए बजट में सरकार ने कुछ नए स्कीम पॉलिसी लागू करने हो, लेकिन सरकार के पास आमदनी कम हो तो वो क्या करता, और टैक्स डाल देता मिडिल क्लास पे, इनकम टैक्स वगैरह। लेकिन उसने नहीं किया ऐसा, क्योंकि फीजल स्पेस अवेलेबल थी। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट और पुराने साल के टैक्स कलेक्शन से काफ़ी पैसा है, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। तो उसे ये सब आत्मनिर्भर भारत और कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंटर साइक्लिक फीजल पॉलिसी ये सब हो। जीपीएस सैटेलाइट मैपिंग करेंगे और उसकी मदद से प्लानिंग में वो सब कैसे मदद करे, उसकी सब बातें थी। वैसे वो चैप्टर में कुछ था नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें, 10 फोटोग्राफ डाल के उसको कि एनीवेज। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस आइडेंटिफाइड बाय इकोनॉमिक सर्वे? एक तो फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग मतलब अमेरिका में उनके सेंट्रल बैंक अपने सब लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दे तो भारत से सब जो फॉरेन इन्वेस्टर है अपना पैसा निकाल के उधर भाग जाएंगे। उसके कारण क्या, अभी 2-3 दिन पहले के वीडियो में मैंने बताए थे। तो उससे भारत पर जो थोड़ी बहुत असर आए। दूसरा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब हम ये क्रूड ऑयल और दूसरी जो जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमतें विश्व बाजार में बढ़ रही हैं, जिसके चलते होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो वो अपने उद्योगों के लिए समस्या है। और जीडीपी प्रोजेक्शन तो 9 की जगह 8 to 8.5%, वो मतलब कि कम होगा वगैरह थोड़ी चीज़। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 5 मिनट का वीडियो ये करीब 1 घंटा 57 मिनट होने को आया, तो इसको डिटेल में ऑफकोर्स पढ़ेंगे। वो चीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ Win22 सीरीज़ 8 फरवरी मंगलवार रात 9 बजे से। तो उसमें ये सब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट, जिसकी डिटेल में चर्चा, ये तो ऐसे ही पेज व्यू कमाने की छिछोरी हरकत है। और दूसरे जो इकोनॉमी के करंट अफेयर जो प्रीलिम 2022 के 1 महीने पहले तक, मतलब मई 2022 तक, तो ऐसा वो सीरीज चलेगा। मतलब वो धीरे धीरे हर महीने मान लीजिए 2-3 लेक्चर हो, ऐसा सिस्टमेटिकली पिलर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है मंगलवार को। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monarch.org।